हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। सुनिए, इसमें मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। सुनिए, इसमें यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है, अर्थात कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि महंगी मुद्रा नीति अपनाता है तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। नंबर 2 कॉमर्शियल बैंक कैपेसिटी एंड पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति। बैंकों के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतनी ही अधिक साख का विस्तार होगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत कम नकदी जमा होने पर साख का विस्तार भी कम होगा। नंबर 3 गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी, सरकार की राजकोषीय नीति। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी। नंबर 4 डिज़ायर टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट्स, जनता की करेंसी तथा जमाए रखने की इच्छा। जनता की करेंसी तथा जमाए रखने की इच्छा भी मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती हैं। यदि लोगों की यह आदत बनी हुई है कि वे नकदी कम रखते हैं और व्यापारिक बैंकों में अधिक जमा रखते हैं तो मुद्रा पूर्ति अधिक होगी। इसका कारण यह है कि अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि लोगों में बैंकिंग की आदत नहीं है और वे अपनी बचतों को अपने पास ही नकदी के रूप में रखना श्रेष्ठ कर समझते हैं तो बैंक द्वारा साख निर्माण अपेक्षाकृत कम होगा और मुद्रा पूर्ति का स्तर भी नीचा होगा। नंबर 5 वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति। मुद्रा की चलन गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। एक विशेष समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई का प्रयोग कई बार किया जा सकेगा, इसलिए मुद्रा की वह एक इकाई एक से अधिक इकाइयों का काम करेगी। मान लीजिए भारत में मुद्रा की एक इकाई का एक वर्ष में औसतन 5 बार भुगतान के लिए प्रयोग में लाई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रा की एक इकाई ने 5 इकाइयों का काम किया है। अर्थशास्त्र की भाषा में यह कहा जाएगा कि मुद्रा की व्यवसाय चलन गति अर्थात V/5 है। अतः एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की पूर्ति का अनुमान मुद्रा की मात्रा की चलन गति से गुणा करके लगाया जाएगा। अन्य शब्दों में मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी इजिकल टू M/V इजिकल टू MV। नंबर 6 वॉल्यूम ऑफ हाई प्रोजेक्ट मनी, यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा का आकार। हाई पावर या रिजर्व मनी, जनता के पास करेंसी C, बैंकों के पास नकदी कोष R, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का जोड़ है OD, अर्थात H बराबर C+R+OD। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और उसके घटने से मुद्रा की पूर्ति घटती है। नंबर 7 अदर फैक्टर्स, यानी कि अन्य कारक। इसमें यदि ब्याज दर घटा दी जाती है तो पोस्ट ऑफिस व बैंकों में कम धनराशि जमा होती है, फलतः बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है और मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। यदि रिजर्व बैंक अधिक विदेशी मुद्रा खरीदता है या अधिक लोग विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित करवाते हैं तो इससे भी देश में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी।
जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से अधिक ऋण की मांग करते हैं और रिजर्व बैंक के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है तो भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना। इसकी संरचना को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। नंबर फर्स्ट है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि नियामक संस्थाएं। सुनिए इसमें नंबर 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग संस्थाएं है, इसलिए इसे देश का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने का दायित्व इसी पर है। रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रमुख केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, इशू ऑफ पेपर नोट करेंसी, नोट निर्गमन के कार्य। भारत में रिजर्व बैंक को नोट छापने का एक अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 10,000 रुपये तक का बैंक के नोटों का प्रकाशन कर रहा है। रिजर्व बैंक का नोट छापने का एक अलग विभाग है जिसे नोट निर्गमन विभाग कहते हैं। जनता का कागजी मुद्रा में विश्वास रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार नोटों के पीछे आरक्षित निधि रखने की व्यवस्था की गई है। सन 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट जारी किए जाते हैं। इस समय कम से कम 200 करोड़ रुपए का कोष इस कार्य के लिए रखा जाता है। इसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। नंबर सेकंड, फंक्शंस एज ए बैंकर ऑफ ए गवर्नमेंट, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और इस रूप में सरकार को निम्न सेवाएं प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं से रुपया प्राप्त करता है और इस तरह जितना रुपया जमा होता है उसी सीमा तक सरकार के आदेश से भुगतान भी करता है। रिजर्व बैंक सरकारी जमा राशियों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। सरकार के सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक करता है, जैसे ऋणों की राशि को एकत्र करना, ऋणों के ब्याज और मूलधन का भुगतान करना तथा ऋणों का हिसाब किताब रखना। रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से टेंडर द्वारा ट्रेजरी बिल्स बेचने की भी व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है और सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है। रिजर्व बैंक स्वयं भी सरकार को ऋण दिया करता है, जो या तो मांग पर तुरंत ही अथवा काम चलाऊ अग्रिम के रूप में 90 दिनों के अंदर शोधनीय होते हैं। ये ऋण पर्याप्त जमानत प्राप्त करके ही दिए जाते हैं। नंबर थर्ड, बैंक ऑफ लास्ट बैंक्स, बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक सब बैंकों का बैंकर होता है और इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों का मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं संगठन करता है। संकट काल में अंतिम ऋणदाता, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है, उन्हें कर्ज देता है। सन 1949 के बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक को अनेक अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जैसे बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों की संख्या तथा शाखाओं पर नियंत्रण रखना, बैंकों के एकीकरण की योजनाओं की जांच करना तथा स्वीकृति देना, बैंकों से विवरण प्राप्त करना, ऋण नीति की जांच करना, सुझाव तथा सलाह देना आदि। अगला पॉइंट है नंबर 4, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज कंट्रोल, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय तथा विनिमय नियंत्रण। रिजर्व एक्ट की धारा
रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 10 के अनुसार रिजर्व बैंक रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने के लिए विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करता है। यह क्रय विक्रय केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है और केवल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के कार्यालयों में ही होता है। अधिकृत व्यक्ति वे लोग अथवा संस्थाएं हैं जिनको विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून 1949 के अंतर्गत विनिमय के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त है। नंबर 5, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। साख का नियंत्रक रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था करना है। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाता है। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक परिमाणात्मक एवं गुणात्मक या चयनात्मक दोनों ही प्रकार के उपायों को अपनाता है। साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य नियंत्रित मौद्रिक विस्तार को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक को मुख्य रूप से 2 कार्य करने पड़ते हैं। साख की पूर्ति को नियंत्रित करना ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रवृत्तियों का दमन हो सके, पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराना ताकि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि आदि की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नंबर 6, अदर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। अन्य केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य। रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कुछ अन्य कार्य भी करता है जो निम्न प्रकार हैं। बैंकिंग शिक्षा का विकास करना, आर्थिक सूचनाएं और आंकड़े एकत्र करना व उन्हें प्रकाशित करने का कार्य करना, समाशोधन गृह का कार्य करना, मुद्रा के हस्तांतरण का कार्य करना। अब आता है नंबर 2, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। भारतीय बीमा निगम नियामक एवं विकास अधिकरण। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की देशी एवं विदेशी कंपनियां खोलने के उपरांत उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की भांति बीमा क्षेत्र की सभी देशी तथा विदेशी कंपनियों के कार्यकलापों में एक समानता लाने से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की, जिसे बीमा नियामक एवं विकास अधिकरण कहा जाता है। नंबर 3, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NAVARD नाबार्ड, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था करने के लिए 12 जुलाई 1982 को एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना है। नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, दस्तकारी एवं ग्रामीण कला के विकास हेतु वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। नंबर 4, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी पूंजी बाजार में निवेश को संरक्षण प्रदान करने और निवेशकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई तथा 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।